हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। मोस्ट वैल्यूबल कंटेंट इन योर सिलेबस एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इन योर कंटेंट, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। आपने हमारे लास्ट वीडियोस में भी देखा होगा। पहले अपन किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन करने से पहले उस चैप्टर का टोटल कंसेप्ट क्या होता है वो अपने को आना चाहिए। अगर अपन वो समझ लेते हैं तो फिर अपन वो क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल ऐसा टॉपिक है जो आपके बिजनेस पोर्टफोलियो के तहत भी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रखता है। प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन क्या होता है, कैसे होता है, ये सब अपन पहले समझेंगे। दो अलग अलग पार्ट है बेटा, प्रोडक्ट अलग है, प्रोडक्शन अलग है। प्रोडक्ट डिसीजन आपको अलग लेना पड़ेगा और प्रोडक्शन का डिसीजन आपको अलग लेना पड़ेगा। पहले अपन कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहली प्राइमरी या पहला इंसेंस अपना क्या होता है कि अपन किस चीज का बिजनेस करना चाह रहे हैं। पहला डिसीजन अपना क्या है, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, कि अपन किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं। पहले अपन ये सेलेक्ट कर ले कि अपने को कपड़े का बिजनेस करना है, ज्वेलरी का बिजनेस करना है। देन उसके बाद ये डिसीजन होता है कि ये बिजनेस कितना, कैसे, क्या क्या करना है। लेकिन पहला अपना कंटेंट क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, अपने को कौन सा बिजनेस करना है, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। अब मान लिया कि अपन ने सेलेक्ट कर लिया कि अपने को कपड़े का बिजनेस करना है या ज्वेलरी का बिजनेस करना है। एज पर योर सुटेबिलिटी, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपने बिजनेस सेलेक्ट कर लिया कि अपने को ये बिजनेस करना है। एज ए मैन्युफैक्चरिंग की बात अपन यहाँ पर करेंगे, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस टाइप। अब अपन सिलेक्शन करने के बाद मान लीजिए आपने कपड़े का बिजनेस सेलेक्ट कर लिया, तो अब अपन ये चाहते हैं कि वो बिजनेस अपन कैसे करें। उसमें जो माल अपने को बनाना है वो माल अपन बनाएं, तो वो कैसे बनाएं, कितना बनाएं या नहीं बनाएं, तो रेडीमेड मार्केट से खरीद कर सप्लाई कर कर बेचें या किस तरह का, क्या अपन जहां तक भी सोच सकते हैं वो सारा कंटेंट अपने को इसमें एप्लीकेबल करना है। सिलेक्शन ऑफ बिजनेस टाइप फर्स्ट टॉपिक हो गया कि आपको बिजनेस कौन सा करना था, देन वो आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपन ये चाहते हैं कि अब वो बिजनेस अपन आगे कैसे बढ़ाएं। ध्यान से सुनिए बेटा, क्या हो सकता है मैक्सिमम कंटेंट। अपन मानते हैं कि अपन कोई बिजनेस, कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, अपन क्लोथ इंडस्ट्री में जा रहे हैं। अपना मेन टॉपिक है अपन क्लोथ इंडस्ट्री, कपड़े का अपन ने मान लो कोई बिजनेस ऑप्ट करा है। एक बेसिक एग्जांपल लेके समझना चाहते हैं, अपन क्लोथ इंडस्ट्री, अपन कपड़े के बिजनेस पर जा रहे हैं। अब अपन इसमें आगे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो देखिए। अब अपने को मान लीजिए कोई चीज कपड़ा बनाना है, तो वो अपने पास दो तरह का रिजल्ट निकलता है। आप वो कपड़ा वाया मशीन बनाना चाहते हैं, जो आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं वो आप वाया मशीन चाहते हैं, या वो आप वाया मैनुअल चाहते हैं। सबसे इजी टॉपिक है ये आपके लिए। आप वो वाया मशीन बनाना चाहते हैं या वो वाया मैनुअल बनाना चाहते हैं। थोड़ा सा आप दिमाग पे लॉजिक डालिए, थोड़ा सा सोचने की कैपेसिटी बढ़ाएं। अगर आप वाया मशीन चाहते हैं तो पहली प्राइमरी क्या होगी कि अपने को मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, फिर अपने को मशीन के लिए एक ऑपरेटर रखना पड़ेगा। अगर दोनों चीज अपन ये करते हैं तो अपने को इसमें फिक्स कॉस्ट भी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी और एक अपने को वर्किंग कैपिटल, जिसको अपन ऑपरेटर को पेमेंट करेंगे, वो भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मटेरियल का जो कंसेप्ट है वो तो आप मशीन के थ्रू बनाएंगे तो भी आपको माल डालना पड़ेगा। आपका कोई मैनुअल जो लेबर है वो बनाएगी तो भी आपको माल तो देना पड़ेगा। रॉ मटेरियल की बात अपन कर रहे हैं, लेकिन दोनों में मेन चीज डिफरेंस क्या है। अगर आप ये करेंगे तो आपको इसमें एक मशीन की कॉस्ट लगानी पड़ेगी। आपको इसमें ऑपरेटर, जो वो मशीन को ऑपरेट करेगा, उसकी कॉस्ट भी आपको लगानी पड़ेगी। अगर आप मशीन की कॉस्ट लगाएंगे तो सिंपल सा लॉजिक है कि आपका काफी मोटा अमाउंट फिक्स्ड कॉस्ट के रूप में इन्वेस्ट हो जाएगा, जो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उस कंडीशन पर आपको मशीन की कॉस्ट पर इंटरेस्ट बियर करना पड़ता है और मशीन के ऊपर ही आपको डेप्रिसिएशन भी हर साल बियर करना पड़ेगा। अगर अपन इसके थ्रू चलते हैं, ऑपरेटर की कॉस्ट मान लिया कि लेबर है, लेबर अपन मैनुअल कराएंगे तो भी अपने को लेबर पे करनी पड़ेगी। लेकिन इस टॉपिक में एडवांटेज क्या होते हैं, वाया मशीनरी काम करने में क्या है, आपका प्रोडक्शन बहुत फास्ट हो सकता है, बहुत हल्की लेबर, कम लेबर में आपका काम हो सकता है, डिपेंडेंसी जो लेबर के ऊपर है वो आपकी कम हो सकती है। तो इस कंडीशन में लार्ज लेवल पर आपका प्रोडक्शन हो सकता है इजीली। आपकी जो डिपेंडेंसी ऑफ वर्कर है वो आपकी कम हो सकती है। अगर अपन अब इस वाया मैनुअल की जगह, वाया मशीन की जगह वाया मैनुअल पर जाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी कोई मशीन की कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगी, कोई आपकी ऑपरेटर कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगी। लेकिन इस कंडीशन में आपका जो लेबर का पोर्शन है, लेबर की जो कॉस्ट है वो बहुत हाई होगी। इस कंडीशन पे आपका जो ऑब्सोलेंस गुड्स होगा, जो माल खराब हो जाएगा, नेगेटिव डिसेबल जो गुड्स हो जाएगा, वो भी बहुत हैवी होगा। इतना कंसेप्ट आप समझते हैं
वाया लेबर के थ्रू काम कराएंगे तो टूट फूट डैमेज की सिचुएशन थोड़ी ज्यादा बनती है। मशीन में नॉर्मल सा कंसेप्ट है कि लेबर कम इन्वॉल्व होती है तो डैमेज गुड्स कम होता है। दोनों ही सिचुएशन में, चाहे ये सिचुएशन हो चाहे ये सिचुएशन हो, दोनों ही सिचुएशन में रॉ मटेरियल का जो कंटेंट है वो एक ही रहता है। रॉ मटेरियल आप इसमें डालेंगे तो भी वही रिजल्ट है, उसमें डालेंगे तो भी वही रिजल्ट है, लेकिन दोनों की कॉस्टिंग अलग अलग आएगी क्योंकि रॉ मटेरियल के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो बहुत हैवी हो जाते हैं। वाया मैनुअल कराने पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, वाया मैनुअल कराने पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो आपकी कोई फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व हुई है, ना ही कोई आपका मशीनरी का पार्ट इन्वॉल्व हुआ है जिसपे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन ये कंडीशन लार्ज लेवल पर सक्सेस नहीं होती है क्योंकि स्पीड जो है वाया मैनुअल पर वो नहीं बनती है। स्मॉल लेवल आपको कम गुड्स का प्रोडक्शन करना है तो आप वाया मैनुअल कर सकते हैं, क्योंकि कम गुड्स का प्रोडक्शन करना है तो आप चाहते हैं कि मेरा ज्यादा पैसा ब्लॉक नहीं हो। ज्यादा पैसा ब्लॉक कब नहीं होगा? जब आप मशीन का पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, केवल आप मैनुअल काम कर लीजिए, छोटा मोटा जो आपका प्रोडक्शन है वो कर लीजिए। कई लोग मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जब छोटे मोटे लेवल पर ही काम करना है तो हम वाया मैनुअल भी क्यों करें, वाया मशीन भी क्यों करें, हम मार्केट से ही गुड्स परचेज कर ले और उसी का ऑल्टर करके मामूली सा अपन उसको बेच दें, जिससे क्या होगा अपनी कॉस्ट जो है वो थोड़ी कम लगेगी या ज्यादा भी लगेगी तो कम से कम बिजनेस ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, अपने को रिस्क कम रहेगी। लेकिन उस कंडीशन पर आप भी समझते हैं कि कोई प्रोडक्शन अपन करते हैं तो कंसेप्ट, जनरली कंसेप्ट ये रहता है कि प्रोडक्शन के अंदर आपकी कॉस्ट कम आती है और आप वाया परचेज करके करते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है अपनी वो ज्यादा आती है। तो अब इसमें कंसेप्ट क्या है कि जो वाया मैनुअल है यहाँ पर आपको डबल सिनेरियो सेट करना पड़ेगा। आप चाहें तो जो आप गुड्स सप्लाई करना चाहते हैं वो डायरेक्ट मार्केट से ही बाय कर ले, और नहीं तो हम बनाएंगे। बनाने में और बाय करने में एक बड़ा डिफरेंस होता है। बाय अगर आप करेंगे तो केवल आपका जो बाइंग अमाउंट है वही आपकी कॉस्ट इंक्लूड होती है, और आप बनाएंगे तो बनाने के अंदर आपकी डबल ट्रिपल 4 टाइम 5th टाइम मल्टीप्लाई कर करके एलिमेंट्स उसमें ऐड होते हैं। बनाएंगे तो रॉ मटेरियल भी लगेगी, लेबर भी लगेगी, नॉमिनल सा जो आपकी फैक्ट्री होगी उसका रेंट भी लगेगा, स्टोरेज कॉस्ट भी लगेगी, ऑब्सोलेंस भी लगेगी, पैकिंग भी लगेगी, काफी सारी लगेगी। तो आपको पहले ये चेक करना पड़ता है कि मार्केट से वो प्रोडक्ट मुझे कितने में आ रहा है, और अगर मैं उसे बनाता हूं तो वो मेरे टोटल कितने में पड़ेगा। अगर दोनों का डिफरेंस अच्छा खासा रहता है, इसका मतलब अगर बनाने में कॉस्ट कम आती है और मार्केट से जो कॉस्ट है वो थोड़ी ज्यादा आ रही है, डिफरेंस उनका ज्यादा है, तो फिर आपके लिए बेटर ये रहता है कि आप उसे बना लीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको मिनिमम क्वांटिटी, छोटा प्रोडक्शन करना है या छोटी क्वांटिटी की डिमांड है, तो आपको बनाने वाला जो कंसेप्ट है, जो आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, वो कंसेप्ट सक्सेस नहीं होता है। आपको मार्केट से बाय कर ही अपने जो भी सप्लायर है वहां पर आपको प्रोडक्ट सप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन करने पर ही आपकी कॉस्ट कम आती है, स्मॉल लेवल पर प्रोडक्शन करने पे आपकी कॉस्ट कम नहीं आती है। अगर आप इस टॉपिक को एक एग्जांपल से समझेंगे तो भी आपको, देखो मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए आपको 10,000 गुड्स का ऑर्डर है, समझिए 2 मिनट। 10,000 क्वांटिटी आपको किसी को सप्लाई करनी है, उसने आपको एक सुटेबल टेंडर प्राइस दी है कि हाँ भाई आपको इतने में उसको सप्लाई करनी है। अब आपके सामने ऑप्शन क्या है कि हम इस 10,000 क्वांटिटी को मार्केट से बाय करें या फिर हम इस 10,000 क्वांटिटी को मैन्युफैक्चरिंग करें। अगर आप मार्केट से बाय करेंगे तो आपको केवल एक प्राइस जो है वो ही पे करनी पड़ेगी, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना पसंद करेंगे तो आपको इसमें रॉ मटेरियल भी लगाना पड़ेगा, लेबर भी लगानी पड़ेगी, आपकी कोई पैकिंग का खर्चा होगा, कोई ईटीसी करके और एक्स्ट्रा कोई एक्सपेंसेस होंगे, वो सब लगानी पड़ेगी। तो अगर ये सारा टोटल इसके टोटल से कम आता है तो ही आप मैन्युफैक्चरिंग करना पसंद करेंगे। ये कोई शौकिया तौर पे इंडस्ट्री नहीं है जहां पर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना अच्छा लगता है तो आप मैन्युफैक्चरिंग करें। कोई अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं लेता है, सारे कंसेप्ट प्रॉफिटेबिलिटी के डिसीजन पर जाते हैं। अगर इसकी अमाउंट जो है वो आपकी प्राइस जो आप पे कर रहे हैं बाइंग करने पर उससे कम आ रही है तो ही आप ये कंसेप्ट लगाएंगे। अगर ऐसा करने पर आपको लगता है नहीं मैन्युफैक्चरिंग की अमाउंट ज्यादा आ गई है, मार्केट में टोटल में ही सस्ता मिल रहा है, तो फिर आप ऐसा नहीं करेंगे। आप मार्केट से बाय कर ही सप्लाई कर दीजिए, चाहे आपको उसमें एटलीस्ट मिनिमम प्रॉफिट हो, उसमें कोई इशू नहीं है। पर सर बोले मैन्युफैक्चरिंग करने पे तो कॉस्ट हमेशा कम ही आती है, ऐसा कोई जनरली रूल नहीं है। रूल क्या होता है, आप लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी कॉस्ट कम आती है। उसके पीछे रीजन क्या है, जो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है वो स्मॉल लेवल प्रोडक्शन पर हैवी दिखती है। आज 2 लाख रुपए आपका फैक्ट्री का रेंट है, आप 20,000 यूनिट प्रोडक्ट करेंगे तो 10 रुपए पर यूनिट तो फिक्स कॉस्ट में चलेगा, और अगर वही आप 50,000 यूनिट प्रोडक्ट करेंगे, 2 लाख रुपए आपका रेंट है तो 4 रुपए पर यूनिट फिक्स कॉस्ट लगेगा।
तो जैसे जैसे लेवल हाई होता जाएगा वैसे वैसे कंसेप्ट जो है आपका वो मैन्युफैक्चरिंग पोर्शन सस्ता बनता है और मार्केट बाय महंगा होता है। लेकिन स्मॉल लेवल पर अपने को पहला डिसीजन ये लेना है कि चेक कीजिए वो मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे सक्सेस है या वो मार्केट के तौर पे सक्सेस है। पहला कंसेप्ट अपना ये हो गया कि अपने ने सिलेक्शन करा अपने बिजनेस टाइप का कि आपको बिजनेस कौन सा करना है। देन उसके बाद आपने ये सेलेक्ट किया कि जो बिजनेस आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें जो मटेरियल आपको बनाना है वो आप बनाना चाहते हैं या आप मार्केट से बाय करना चाहते हैं। पहला डिसीजन ये। अगर अब इसके बाद ये डिसीजन हो जाता है, ये डिसीजन हो गया आपका मेक और बाय का, या तो आप बनाना चाहते हैं या आप मार्केट से खरीदना चाहते हैं। अगर आप मेक करना चाहते हैं तो आपके पास दो सिनेरियो आए थे, आप मैनुअल कर सकते थे, अपन ने समझा भी, या फिर आप वाया मशीन कर सकते हैं। ये डिसीजन अपन लेना चाहते हैं। पहले ये डिसीजन ले लेंगे कि मेक करना है या बाय। अब मेक करना है या बाय करने की एक एस्टिमेटेड कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद जिस डिसीजन पर आप जाएंगे, बाय करने पर जाएंगे तो मैनुअल और मशीन का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। मेक करने पर जाएंगे तो मशीन और मैनुअल का अपन एस्टिमेशन लगाकर ही वो प्रोडक्ट जो बनाएंगे उसकी मैन्युफैक्चरिंग अपन करना पसंद करेंगे। अब इसमें सेकंड कंसेप्ट क्या होता है, अपन जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कितनी क्वांटिटी अपन बनाएं। सबसे मेन चीज क्वांटिटी मेजरमेंट। क्वांटिटी मेजरमेंट, अपन कितनी क्वांटिटी उसकी बनाना पसंद करते हैं। जितनी क्वांटिटी अपने को ऑर्डर आया है क्या अपन उतना ही बनाएं या अपन उससे कम बनाएं या अपन उससे ज्यादा बनाएं। तीन ही ऑप्शन है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, इतना आप भी समझेंगे कि जितना अपने पास डिमांड है अपन उससे कम की तो बनाएंगे नहीं, उससे ज्यादा की ही बनाएंगे। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या बनती है, जितना आपके पास ऑर्डर है आप उससे इक्वल बनाएंगे या मोर देन बनाएंगे या लेस देन बनाएंगे। मैक्सिमम लोग कहते हैं कि जितना ऑर्डर है आप उसका इक्वल ही बनाएं, और कुछ लोग कहते हैं नहीं जितना आपका ऑर्डर है आप उससे ज्यादा बनाएं, और कुछ लोग कहते हैं जितना आपका ऑर्डर है उससे कम बनाएं। कॉमन सेंस का लॉजिक है कि कम बनाने का जो कंटेंट है वो तो सक्सेस होगा ही नहीं, क्योंकि उस केस में आपका अपना जो ऑर्डर है वो पूरा सप्लाई नहीं होगा। अब कम से कम आपको जो ऑर्डर है वो इक्वल बनाना पड़ेगा या आपको मोर बनाना पड़ेगा। इक्वल बनाने में भी मानते हैं कि ठीक है आपका लक मेजरमेंट है कि वो चीज सक्सेस होती है या नहीं होती। अगर आप इक्वल बनाते हैं और बाय द रेयर चांसेस कोई 2-5% उसमें डेफिशिएट हो जाता है तो उस केस में भी आपकी जो ऑर्डर की क्वांटिटी वो आप पूरी सप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेसिक जनरेशन जो रहता है वो ये रहता है कि जितनी क्वांटिटी आपकी ऑर्डर की है आप उससे थोड़ा माल ज्यादा बनाएं। कई बिजनेस जो होते हैं वो ऑर्डर क्वांटिटी से काफी ज्यादा माल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये अंदाजा होता है कि लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन करने से हमारी कॉस्ट कम आएगी। लेकिन उस केस में वो डबल सीक्वेंस हो जाता है कि जितना ऑर्डर है अगर वो उससे ज्यादा क्वांटिटी का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो जितना एक्सेस मैन्युफैक्चरिंग हुआ है वो माल वो कहां पर कंजप्ट कराएंगे। अगर उन्हें अंदाजा होता है कि वो माल वो कहीं और पर मिनिमम रेट पर भी कंजप्ट करा सकते हैं तो फिर वो ऑर्डर की क्वांटिटी से मैक्सिमम प्रोडक्शन करते हैं। एक बात याद रखिए, कॉस्ट कम करने के लिए लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप कॉस्ट कम के चक्कर में लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन कर लें लेकिन वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो सेल ही नहीं हो। इसलिए कोई ऐसा काम नहीं करता। एक्सेस प्रोडक्शन तभी किया जाएगा जब आपको लगेगा कि ये एक्सेस प्रोडक्शन मेरी एटलीस्ट कॉस्ट से मिनिमम प्रॉफिट ऐड कर कर मार्केट में सेल हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो ही आप ऑर्डर से एक्सेस प्रोडक्शन करेंगे। इक्वल या लेस देन ये मैं रिलायबल नहीं मानता हूं, क्योंकि इससे आपकी मार्केट में गुडविल जो है वो इफेक्ट होती है, क्योंकि जो आपका कंज्यूमर है उसने आपको जितनी क्वांटिटी डिमांड दी है वो आप उसको फुलफिल नहीं करेंगे। अभी तक अपन ने 2-3 टॉपिक समझा। सिलेक्शन ऑफ बिजनेस टाइप, क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं, देन आप उसके बाद डिसीजन लेंगे कि ये बिजनेस मुझे करना है। अब इस बिजनेस में जो प्रोडक्शन मुझे करना है या जो प्रोडक्ट मुझे बनाना है वो बनाना है या रेडीमेड माल खरीद कर ही बेचना है। दोनों में अपन एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाकर फैला लेंगे। बनाने के अंदर आप देखेंगे कि वो मैनुअल बनाए अपन या फिर अपन मार्केट के वाया मशीन भी बनाए। मशीन के थ्रू बनाएंगे तो अभी मैंने आपको बता भी दिया कि अगर मशीन के थ्रू बनाएंगे तो आपको रिपेयरिंग का पैसा, आपको डेप्रिसिएशन का पैसा, मशीन की जो हैवी कॉस्ट होगी जो इन्वेस्ट हो जाएगी उस पर इंटरेस्ट का पैसा बियर करना पड़ेगा। लेकिन मैनुअल आप बनाएंगे तो उसमें लेबर की जो रेट होगी वो बहुत हाई होगी, क्योंकि मैनुअली काम हो रहा है तो लेबर ज्यादा पैसा लेगी क्योंकि ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उसका होगा। अब आप उसके बाद क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे कि आपको कितनी क्वांटिटी उसमें जानी है। इस सारे बेसिस पर ये डिसीजन हो जाता है बेटा कि आप कौन सा प्रोडक्ट कितना बना रहे हैं। सबसे मेन चीज कौन सा प्रोडक्ट कितना बना रहे हैं, इसी को अपन बोल सकते हैं इनडिफरेंस पॉइंट। कि इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब है दो प्रोडक्ट अपन लेते हैं, अपन अंदाजा लगाएं कि दोनों प्रोडक्ट अपना
इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट एक अंदाजा लगाएंगे कि अपन देखो मान लीजिए मशीन ए के थ्रू काम कर रहे हैं अपन और मशीन बी के थ्रू अपन काम करते हैं। अपने को पता होना चाहिए कि दोनों में से कौन सा ऐसा लेवल है जहां पर मशीन ए से भी काम कर ले या बी से भी काम कर ले, मिनिमम एक्यूरेट ए के जैसा प्रॉफिट आएगा। एक लेवल ऐसा होता है जहां पर इससे भी काम करेंगे इससे भी काम करेंगे तो भी एक ही प्रॉफिट आएगा, लेकिन उस लेवल से ज्यादा काम करेंगे तो इसमें ज्यादा प्रॉफिट या इसमें कम प्रॉफिट या इसमें ज्यादा या उसमें कम प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। एक ऐसा लेवल जहां पर दोनों मशीनरी सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट प्रोड्यूस करेगी, वो इंडिफरेंस पॉइंट होता है। अब उसके लिए अपने को क्या टैली करना पड़ता है, देखो इसका जो कंसेप्ट होता है चेंज इन फिक्स कॉस्ट, चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन कंट्रीब्यूशन, चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब आप समझते हैं, नहीं भी समझते तो बता देता हूं मैं आपको, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इट मींस दैट कंट्रीब्यूशन। पहले अपन दोनों मशीन से ये चीज कंपेयर करेंगे, इस लेवल पर अपने को पता चलेगा कि हाँ भाई इतने का अपने को काम करना है या इतनी की क्वांटिटी किसी भी मशीन से कर लें तो उससे जो भी रिजल्ट है वो इक्वली आएगा। अब इससे ज्यादा की डिमांड आपको है तो आप उसके लिए दूसरी मशीन पर जाएं, कम की डिमांड है तो कम वाली मशीन पर जाएं। मान लीजिए वाया मशीन अपन एक ही बात करें, इसमें फिक्स कॉस्ट 3 लाख रुपए इन्वेस्ट हो रही है और इसमें फिक्स कॉस्ट आपकी मान लिया 5 लाख रुपए इन्वेस्ट हो रही है। यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस आपको गिवन है वो 50 गिवन है, यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस आपको गिवन है वो 60 गिवन है। यहाँ पर जो आपका वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन है वो 40 रुपीज गिवन है और यहाँ पर जो आपका वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन है वो 30 रुपीज गिवन है। तो इस कंडीशन पर चेंज इन फिक्स कॉस्ट का ड्राफ्ट आप देखेंगे तो चेंज इन फिक्स कॉस्ट आपकी बनती है 2 लाख और चेंज इन कंट्रीब्यूशन, इसके लिए पहले आपको कंट्रीब्यूशन पता करना पड़ेगा। तो इसका कंट्रीब्यूशन तो 10 रुपीज हो रहा है और इसका कंट्रीब्यूशन 30 रुपीज हो रहा है, तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन कितना हो गया बेटा 20। इस कंडीशन पर 10,000 यूनिट जो है वो आपका इंडिफरेंस पॉइंट जनरेट हो गया कि अगर 10,000 यूनिट्स अपन बनाते हैं तो वो चाहे वाया मशीन ए बनाए चाहे वो वाया मशीन बी बनाए वहां पर इक्वल ही प्रॉफिट आएगा। इसलिए दोनों में से कौन सी मशीन सेलेक्ट की जाए तो अपन एक एस्टिमेटेड 10,000 तो इंडिफरेंस हो गया जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा अगर दोनों कंपैरिजन अपन करते हैं तो अपन एक बार 5,000 यूनिट और एक बार 15,000 यूनिट या फिर एक बार 3,000 यूनिट एक बार 17,000 यूनिट कम और ज्यादा कर कंपेयर कर लेंगे। मान लीजिए 3,000 बनानी है तो 3,000 ए के थ्रू बनाए तो क्या प्रॉफिट हो, बी के थ्रू बनाए तो क्या प्रॉफिट हो। ये तो कम वाला कंपैरिजन हो गया। ज्यादा में चले तो 17,000 इससे बनाए या इससे बनाए तो क्या रिजल्ट निकले। इससे ये हो जाएगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं उसके लिए आपको बेस्ट ऑप्टिमल मशीन ही आप सेलेक्ट कर पाएंगे जिससे आपका लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन, लंबे समय तक प्रोडक्शन सक्सेस हो सकता है। इस टॉपिक को बोलते हैं बेटा इंडिफरेंस पॉइंट। अब सबसे मेन टॉपिक ध्यान से सुनिएगा बेटा, डिफरेंशियल कॉस्ट या डिफरेंशियल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कंटेंट। डिफरेंशियल कॉस्ट, डिफरेंशियल रेवेन्यू, ये क्या टॉपिक होता है, क्या इसका बेसिक है, ध्यान सुनिए। मैक्सिमम लोग ये समझते हैं, मान लीजिए किसी भी फैक्ट्री है, वहां कोई खिलौनों का कारोबार हो रहा है, अब उनकी टोटल कैपेसिटी 20,000 खिलौने बनाने की है और उनके पास डिमांड 20,000 की है, तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती उस फैक्ट्री की कि जितनी हमारी कैपेसिटी है उतनी हमारे पास डिमांड है, तो हम फुल 100 आउट ऑफ 100% पर अपन यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो बढ़िया। ये तो लार्ज लेवल और बिल्कुल मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट पर अपन चल रहे हैं जहां पर कोई भी कॉस्ट हमें दिक्कत नहीं करेगी क्योंकि फुल कैपेसिटी पर अपन काम कर रहे हैं। लेकिन इसका सेकेंड व्यू, अभी आप मान लीजिए 20,000 खिलौनों की अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी, अभी हमारे पास थोड़ा काम कम है, हम 10,000 यूनिट ही अभी बना रहे हैं। 10,000 यूनिट बनाने का मतलब क्या समझे आप कि अभी अपन 50% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि जो अभी हमारी फिक्स कॉस्ट है वो पूरी कॉस्ट हमें 10,000 यूनिट पे ही बियर करनी पड़ रही है, तो 10,000 यूनिट की कॉस्ट ऑटोमेटिकली ज्यादा आ रही है। एक सामने देखिए, एक अमाउंट के बेस पर आप समझ जाएंगे। मान लीजिए अपनी 20,000 क्वांटिटी की प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान सुनिएगा बेटा, इसके आगे ही जाकर आप समझ पाएंगे। इसी को डिफरेंशियल कॉस्ट या इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बोलते हैं, दोनों का एक ही पार्ट है, प्रोडक्शन कैपेसिटी। लेकिन अभी जो करंट में हमारे पास काम है वो केवल 50% है। 50% का मतलब होता है कि अभी हम 10,000 यूनिट्स ही बना रहे हैं। अब यूनिट बनाते हैं तो हमारा रॉ मटेरियल भी लगता है, लेबर भी लगती है और थोड़ा बहुत फिक्स कॉस्ट भी लगता है।
अब रॉ मटेरियल मान लीजिए 5 रुपए पर यूनिट है, लेबर 3 रुपए पर यूनिट है और फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए। तो इस कंडीशन पर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है ये आपको पता होना चाहिए। अगर टोटल कॉस्ट अपन देखते हैं तो रॉ मटेरियल अपना लगेगा बेटा 50,000 रुपए, 10,000 इंटू 5, लेबर आपकी लग जाएगी 10,000 इंटू 3, 30,000 और फिक्स कॉस्ट जो आपकी पूरी लगेगी वो लगेगी 1 लाख रुपए। तो ऐसे करके टोटल जो आपकी कॉस्ट आएगी वो आएगी 180। तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई 1,80,000 अपॉन 10,000, तो अपनी पर यूनिट कॉस्ट हो गई 18 रुपीज। इससे आपको ये पता चला कि आपकी एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है, जिससे कि आप ये 10,000 यूनिट मार्केट में अगर बेचना चाहते हैं, सेलिंग प्राइस डिसाइड करना चाहते हैं, तो सिंप्लीफाइड लॉजिक है कि 18 के ऊपर कर लीजिए, जो आपको डिफरेंस अमाउंट है वो प्रॉफिट जनरेट हो जाए। लेकिन अब मान लीजिए कंपनी 50% पर ही काम कर रही है, इसका मतलब कंपनी के पास एक स्केल ओपन है थोड़ा यूनिट प्रोडक्शन ज्यादा करने का भी, क्योंकि उसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर छोटा मोटा ऑर्डर और आता है तो वो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेगी। अब मान लीजिए उसके पास 5,000 यूनिट का ऑर्डर और आया और कंपनी ने उससे पूछा कि भाई आप हमें ये 5,000 यूनिट कितने रुपए में दे पाएंगे, 5,000 यूनिट कितने रुपए में दे पाएंगे। तो आपका जो रिप्लाई है वो ही आपका ऑर्डर एक्सेप्ट करने का या ऑर्डर सामने वाले से लेने का लास्ट मोटो है। अगर आपने गलत रिप्लाई कर दिया, गलत कोटेशन कोट कर दी, तो जरूरी नहीं है ना वो ऑर्डर आपको मिले, वो आपके कॉम्पिटिटिव किसी फर्म को मिल जाएगा। तो वो डिसाइड जो करना है आपको कि आप कितने रुपए में सामने वाले को देंगे, वो अपन क्या डिसाइड करें। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बोले 18 रुपए कॉस्ट आ रही है, तो 18 रुपए ही अपन सामने वाले को कोट कर दें, 18 से ज्यादा मतलब तो सामने वाला आ जाएगा। ध्यान से सुनिए बेटा, जो सामने वाला आपको ऑर्डर देता है वो आप और आप जैसी 4 कॉम्पिटिटिव कंपनी से कोटेशन लेता है। तो जिसकी कोटेशन सबसे कम होती है, जिसकी कोटेशन से उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट है, वो लेगा। तो आपकी गलत जो कोट की हुई डेटा है वो आपका ऑर्डर कैंसिल कर देगा। तो आप पता लगाइए कि 5,000 यूनिट जो आपको एक्स्ट्रा वो डिमांड है, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, जिससे कि आप पता लगा पाए कि हमें ये ऑर्डर कितने में कम से कम लेना है। अब मान लीजिए अगर अपन 5,000 यूनिट का अपने पास कोई ऑर्डर है, तो अगर अपन 5,000 यूनिट का ये ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं तो अपने साथ बनता है कि अपन 15,000 यूनिट बनाएंगे। अगर अपन 15,000 यूनिट बनाते हैं तो एक एस्टिमेटेड अंदाजा लगाएंगे कि क्या कॉस्ट आ रही है। रॉ मटेरियल की क्या कॉस्ट आएगी बेटा 15,000 इंटू 5, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट आएगी 75,000। लेबर की कॉस्ट लगाएंगे 15,000 इंटू 3, 45,000। और फिक्स कॉस्ट जो है आपके पास वो वही लगेगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो 20,000 की आपकी कैपेसिटी, मान लिया फैक्ट्री का रेंट है, तो वो तो चाहे 10,000 यूनिट बनाओ, चाहे 15 बनाओ, चाहे 18 बनाओ, चाहे 20 बनाओ, चाहे मत बनाओ, तो भी वो तो आपको जो 1 लाख है वो बियर करनी ही पड़ेगी। तो फिक्स कॉस्ट लगेगी आपकी 1 लाख। ऐसे करके आपकी कॉस्ट हो जाएगी टोटल बेटा 220। पहले कितनी कॉस्ट लग रही थी आपकी 18,000, अब कितनी कॉस्ट लग रही है 220। कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ी, आपकी जेब से खर्च हो गई सर, बोले सर 40,000 रुपए हमारे एक्स्ट्रा खर्च हो गए बेटा। अब 40,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च होने के बाद कितनी क्वांटिटी आपने एक्स्ट्रा बना ली, बोले सर 5,000 हमने एक्स्ट्रा बना ली। तो आपको एक यूनिट पर कितने रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ गए 8 रुपए सर। बोले सर देखो क्या हुआ, पहले तो 18 रुपए कॉस्ट आ रही थी, लेकिन अब 5,000 यूनिट हमने बनाई तो हमारी केवल 8 रुपए कॉस्ट आई। तो फिर आप उसको जो कोटेशन सप्लाई करेंगे वो 8 से ज्यादा 10, 11, 12 के आसपास सप्लाई कर देंगे, तो आपको वो ऑर्डर मिलने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएगी। जबकि अगर आप ये एनालिसिस नहीं करते तो आप कहते सर हमारे तो 18 कॉस्ट आ रही है, 25 रुपए या 22 रुपए में आप हमें ये ऑर्डर दे दीजिए, सामने वाला रिजेक्ट कर देता, आप बैठे रहते, क्योंकि आप कैलकुलेट नहीं करे फर्दर कॉस्टिंग, फ्यूचर कॉस्ट। यही मैं आपको कह रहा हूं, इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। एक लेवल से ज्यादा लेवल पर अपन काम करना चाहते हैं तो अपने को उस एक्स्ट्रा लेवल पर ही केवल कितना पैसा खर्च करना है वो पता होना चाहिए। अब जैसे 15,000 की जगह आप 18,000 बनाएंगे या 20,000 बनाएंगे तो ये कॉस्ट 8 रुपए की जगह 7 रुपए, 6 रुपए भी आती जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि लार्ज लेवल पर काम करने पर आपकी कॉस्टिंग धीरे 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 कम होती जाती है, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट का पार्ट है ये तो कंटिन्यू वही फ्लो करेगा ना। ये अपन जानना चाहते थे कि बेटा क्या कॉस्ट आती है, इसलिए अपन जो ऑर्डर है वो मोर देन 8 रुपीज के हिसाब से अपन एक्सेप्ट सामने वाले को कोट कर देंगे, वो अपने को ऑर्डर देगा तो अपन काम कर लेंगे। इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट, इसी को बोलते हैं इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। इस वजह से अपन कितनी एक्स्ट्रा इनकम कमा पाएंगे एज पर कोटेशन प्राइस, वो अपनी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हो जाएगी। अभी अपन कितनी कमा रहे हैं और तब कितनी कमाएंगे, दैट मीन्स द इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। या फिर ये हो जाएगा लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कि आप कौन से लेवल पर कहां तक कितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ये एक अच्छा कंटेंट था। अब एक सबसे मेन टॉपिक,
अपन जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए ऐसा तो होता नहीं है बेटा कि कोई बिजनेस अपन कर रहे हैं तो अपन केवल उस बिजनेस में एक ही प्रोडक्ट बनाए, या एक ही फैक्ट्री अपन लेकर बैठे हैं तो उस फैक्ट्री में केवल एक ही तरह का प्रोडक्ट बने। ऐसा कोई नहीं करता, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो कॉस्टिंग बहुत हैवी आती है, मार्केट में आपकी मोनोपोली नहीं बन पाती, क्योंकि एक या दो प्रोडक्ट से आप इतना सक्सेस रेशियो नहीं जनरेट कर सकते। मान लीजिए कोई आप ए, बी और सी, सबसे अच्छा टॉपिक है, ध्यान सुनिएगा, ए बी सी 3 तरह के आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब ऐसा तो होता नहीं कि तीनों तरह का प्रोडक्ट आप सिमिलर क्वांटिटी में बनाएंगे। आप तीनों तरह का जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो एज पर द मार्केट डिमांड बनाएंगे कि मार्केट में मेरे किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। मान लो सैमसंग का कोई फोन है तो सैमसंग वाला जितने तरह के हैंडसेट निकालता है सबकी एक ही क्वांटिटी थोड़ी ना मैन्युफैक्चरिंग करता है। उसको लगता है नहीं मेरे इस फोन की डिमांड ज्यादा है तो वो ज्यादा बनाता है, जिसकी डिमांड कम है वो कम बनाता है, जिसकी और कम है वो उसकी और कम बनाता है, जिसकी डिमांड है ही नहीं वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग थोड़े टाइम के बाद बंद कर देता है। ये अपन समझते हैं, वही रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। एक बिजनेस में कंसेप्ट होता है, ध्यान सुनिएगा, प्रोडक्ट निकालना इजी होता है, उसे बंद करना इजी नहीं होता है। अगर कोई प्रोडक्ट घाटे में भी चल रहा है या बहुत मिनिमम प्रॉफिट भी दे रहा है ना, तो भी कई कंपनियां, कई बिजनेसमैन उस प्रोडक्ट को बंद नहीं करते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है? घाटे में चल रहा है मानते हैं, या बहुत एटलीस्ट मिनिमम प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन कम से कम ठीक है, उस प्रोडक्ट को बंद करने से उस प्रोडक्ट की जो फिक्स कॉस्ट है वो बाकी दो या जो रनिंग प्रोडक्ट है उनको बेयर करनी पड़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो क्या कहना चाहते हैं। मान लीजिए ये जो ए प्रोडक्ट है, ये सेल, इस प्रोडक्ट की उस कंपनी में सेल 2 लाख रुपए की आती है, इसकी सेल 1 लाख रुपए की आती है और इसकी सेल केवल 40,000 की आती है, मान लिया। और तो इनमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व हुई थी, जो इनकी कॉस्ट थी वो 1,20,000 इसकी कॉस्ट थी, इसकी 60,000 कॉस्ट है और इसकी केवल 20,000 ही आपकी कॉस्ट है, मान लिया। तो ऑरली आपको समझ में आता है कि इसमें अपन कितना प्रॉफिट कर रहे हैं। इसमें अपना जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 80,000। ध्यान रखिएगा, ये कॉस्ट वेरिएबल की बात थी। यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो रहा है बेटा 40,000 और यहाँ आपका प्रॉफिट हो रहा है 20,000। अब जो कंपनी की फिक्स कॉस्ट थी, जो उस फैक्ट्री का रेंट था या जो भी स्टाफ सैलरी या जिस भी तरह का फिक्स कॉस्ट था, वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज अपन चार्ज कर रहे हैं। मान लीजिए वो टोटल जो फिक्स कॉस्ट थी वो 60,000 थी, 60,000 फैक्ट्री का रेंट या जो भी था, और वो इक्वली प्रोडक्ट वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्वांटिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। 3 प्रोडक्ट आप बना रहे थे तो तीनों पर कंपनी ने इक्वली बराबर चार्ज कर दिया। तो उस केस पर 20,000, 20,000 और 20,000 अपन ने फिक्स कॉस्ट इक्वली बियर करा दी। तो फाइनलाइज नेट प्रॉफिट क्या रिजल्ट निकला? 60,000, 20,000 एंड निल। ये डिसीजन करंट सिचुएशन है उस कंपनी की प्रोडक्शन के टाइप्स की। अब यहाँ पर कई लोग कहते हैं, बोले सर सी वाला प्रोडक्ट है, 1 रुपया कमाई तो दे नहीं रहा, बोले इसको बंद कर दूं। ठीक है सर, मान लिया हमने उसको बंद कर दिया। अगर अपन उसको बंद कर देते हैं तो ये कंसेप्ट हट जाएगा पूरा। लेकिन सी के बंद करने से ए और बी की अगर सेल इंक्रीज होती है तो सी को बंद करने का डिसीजन बिना सोचे समझे लिया जा सकता है कि ठीक है सी बंद हो रहा है, लेकिन उससे ए और बी को बेनिफिट होना चाहिए इन द टर्म्स ऑफ सेल पर। अगर हो रहा है तो अपन उसे बिना सोचे समझे डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर नहीं होता है सी को बंद करने से तो आपको एक एस्टिमेट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? अब मान लीजिए हमने सी को बंद कर दिया तो इन पे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, लेकिन ये जो सी की फिक्स कॉस्ट थी 20,000, पहले फिक्स कॉस्ट कितनी लग रही थी? 20। इसका मतलब फैक्ट्री का जो रेंट था या जो भी और तरह की फिक्स कॉस्ट थी वो टोटल 60 थी, जिसको अपन 3 प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब भी फिक्स कॉस्ट रहेगी तो 60, लेकिन अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए केवल कितने प्रोडक्ट अवेलेबल है? 2। अगर 2 अवेलेबल है तो ये फिक्स कॉस्ट 20 और 20 की जगह कितनी हो जाएगी? 30 और 30। इसका मतलब इसको 10,000 एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी और इसको भी 10,000 एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, जो सी वाली फिक्स कॉस्ट थी। मटेरियल, वेरिएबल, ये सब तो बंद हो जाएगा, अपन समझते हैं, लेकिन जो फैक्ट्री का रेंट है, जो उसका एप्रोप्रिएट फिक्स कॉस्ट पार्ट था, वो तो लगेगा। तो अगर ऐसा अपन करते हैं तो अब इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 50 और इसका नेट प्रॉफिट 10। इसका मतलब उस फर्म का टोटल नेट प्रॉफिट जो आएगा वो 60 आएगा, जबकि पहले टोटल नेट प्रॉफिट जो आ रहा था वो भले ही इसका 0 था, लेकिन फिर भी कितना आ रहा था बेटा? 80। इसीलिए कई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 0 पर भी रन करती है तो कर लेती है, क्योंकि वो ये समझती है कि 0 पर ही रन हो रहा है, कम से कम ये अपना फिक्स कॉस्ट तो निकाल रहा है। क्योंकि अगर अपन उससे बंद कर दिया तो उसकी फिक्स कॉस्ट हमारे जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट है वहां पर लग जाएगी। अगर वहां लगेगी तो वो जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट है
उनका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। इसीलिए कई कंपनियां अपने पुराने प्रोडक्ट जो नहीं चलते मार्केट में, उनको भी धीरे धीरे मिनिमम क्वांटिटी उसकी बनाती है, जिससे कि जो मैक्सिमम चलने वाले प्रोडक्ट है उनकी कॉस्ट पर डिफरेंस नहीं आए। ये होता है बेटा डिसीजन कि अपन एक प्रोडक्ट, तीन में से कोई भी प्रोडक्ट को बंद कर दें या उसकी जगह अपन किसी और को रिप्लेस कर दें। मान लीजिए सी को बंद करके डी लगा लें, तो फिर अपन क्लब में लेंगे कि ए बी सी के कॉम्बिनेशन में क्या कमाई हो रही है और ए बी डी के कॉम्बिनेशन में क्या कमाई होगी। लेकिन ये होता है डिसीजन कि अपन बंद कर दें, शट कर दें, या फिर अपन उसको रिप्लेस कर दें किसी प्रोडक्ट को, शट या फिर रिप्लेस। समझ गए बात को? अच्छा टॉपिक है ये। तब होगा जब वो फैक्ट्री या वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाएगी। अब सबसे मेन चीज, प्रोडक्शन डिसीजन। अब आप यहां तक समझ गए कि आपको एबीसी बनाना है या एबीडी बनाना है या कौन सा कैसे क्या करना है, और ये भी आपने सोच लिया कि मुझे कितना बनाना है। लेकिन हमेशा बिजनेस है ये, बिजनेस में सोचा हुआ जो लैंग्वेज है ना, वो ओरिजिनलिटी में पेपर पर उतरती नहीं है। पेपर पे अगर कोई चीज है तो वो बेसिकली रियलिटी में हो, वो ही बिजनेस है। अब अपन क्या चाहते हैं, मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया मेरे को ए बी सी 3 प्रोडक्ट बनाने हैं, और ये भी डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे ये तीनों प्रोडक्ट इतने इतने बनाने हैं। ये अच्छा लग रहा है, लेकिन अब आपके पास सोर्सेज एज पर टू टर्म्स रॉ मटेरियल एंड लेबर, ये तो लिमिटेड है। तो अब इनका मैक्सिमम या बेस्ट यूटिलाइजेशन, इसको बोलते हैं बेटा प्रोडक्शन डिसीजन। जो ये टॉपिक समझ लेगा उसके लिए चैप्टर का पार्ट एंड हो जाता है, ढंग से समझेगा मेन चीज। प्रोडक्शन डिसीजन, बेस्ट या फिर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज, बेस्ट और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज इन द टर्म्स ऑफ मटेरियल एंड लेबर, मटेरियल एंड लेबर। अब आपको 3 प्रोडक्ट बनाने, अपन पहले मटेरियल पे बेस चल लेते हैं। मान लीजिए आपको ए बी सी 3 प्रोडक्ट बनाने, तो 3 प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट कितना बने, एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल के बेस पर। सिंपल सा एग्जांपल लो, मान लीजिए कोई मिठाई की दुकान है, उसमें आपको 3 तरह की मिठाई बनानी ए बी सी। अब तीनों तरह की मिठाई में मान लीजिए दूध डलेगा, तो दूध ए में कितना डालें हम, बी में कितना डालें और सी में हम कितना डालें। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ए बी और सी तीनों अगर हम साथ साथ चलाते हैं तो ए हमें कितना कमा के देता है पर क्वांटिटी के बेस पर, बी हमें कितना कमा के देता है, सी हमें कितना कमा के देता है। उस हिसाब से आप रैंकिंग करेंगे कि ए बी सी। तो पता कैसे करेंगे, पहले अपन फाइंड करेंगे बेटा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन अपन ने पहले बात करी थी, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिर की फैक्टर, की फैक्टर क्या होगा आपका, या तो मटेरियल के बेस पर आप चाहते हैं या लेबर, ये होगा आपका पर यूनिट, कि 1 यूनिट आप बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको कितने किलो उस तरह का माल या कितना मटेरियल या कितनी लेबर के आवर्स अपने को इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। उसके बेस पर अपन क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन की फैक्टर, ये डिसीजन लेकर डिसाइड करेंगे तीनों प्रोडक्ट के रैंकिंग, कि कौन सा प्रोडक्ट हमें ज्यादा कमाकर दे रहा है। जो प्रोडक्ट हमें ज्यादा कमाकर दे रहा है, हम हमारा लिमिटेड सोर्सेज का मैक्सिमम पार्ट उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर देंगे। जो हमें उससे कम कमा के दे रहा है, तो वो जो हमारा लिमिटेड सोर्सेज है उसका सेकेंडरी पोर्शन हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। फिर जो हमें बिल्कुल कम कमा के दे रहा है उसमें हम कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसमें हम ये मान लेंगे कि जो एंड में बच रहा है हमारे पास वो हम उसमें लगा देंगे। फॉर द एग्जाम्पल ए बी सी, आपको 3 तरह की मान लीजिए मिठाई बनानी है, टोटल आपके पास 1000 किलो दूध है। अब आपको लगता है कि नहीं भाई ए हमें सबसे ज्यादा कमा के देता है, तो हमें ए का उतना माल बनाना चाहिए जितनी उसकी फुल डिमांड है। तो फुल डिमांड बनाने के लिए 500 किलो दूध चाहिए, तो ठीक है हमने 500 किलो दूध ए में इन्वेस्ट कर दिया, बनाओ। फिर हमारे पास रिमेनिंग 500 किलो दूध बच गया, हमने बी में देखा कि बी में भी हमारा प्रॉफिट अच्छा आ रहा है और उसकी डिमांड हमें इतनी है, तो उसके लिए हमें 300 किलो दूध चाहिए, तो 300 किलो दूध हमने बी में इन्वेस्ट कर दिया। तो ए और बी की जो डिमांड है वो फुल कंप्लीट हमने सप्लाई कर दी। अब सी में भी डिमांड है, लेकिन सी कमा के हमें कम देता है, तो हम उसकी पूरी डिमांड को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। जो रिमेनिंग हमारे पास 200 किलो दूध था वो हम सी में इन्वेस्ट कर देंगे, और उसके बेस पर जितना बन सकेगा उतनी ही हम उसकी डिमांड को फुलफिल करेंगे, क्योंकि हमें उससे ज्यादा डिमांड को फुलफिल करने के लिए ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए जो हमारे पास नहीं है। ये कंटेंट कब होता है, जब लिमिटेड सोर्सेज हो। लिमिटेड सोर्सेज का मैक्सिमम बेस्ट यूटिलाइजेशन को बोलते हैं बेटा प्रोडक्शन डिसीजन।
सबसे मेन टॉपिक, दैट्स मीन द की फैक्टर। की फैक्टर का मतलब है वो चाबी, वो मैजिक जिससे आप मैक्सिमम यूज ले सकें अपने प्रोडक्शन का। ये टोटल कंटेंट है, इस बेस पर आप रैंकिंग देंगे, रैंकिंग के बेस पर उनमें से किसको कितना अपने को बनाना है, कैसे क्या करना है, वो सारी बातें। टोटल मेन अपन ने 5 टॉपिक इसमें समझे। सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, आपको बिजनेस कौन सा करना था, आपने बिजनेस सेलेक्ट किया, देन आपको बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग करके करना है या बाय करके करना है। अगर बाय करके करना है तो बात ही खत्म होगी, क्योंकि उसमें आपको कोई इन्वेस्ट करना नहीं है। अगर मैन्युफैक्चरिंग करके करना है तो अपने को मैन्युफैक्चरिंग वाया मशीन करनी है या वाया अपन मैनुअल करना चाहते हैं। मशीन के थ्रू करना चाहते हैं तो मशीन के एलिमेंट्स लगेंगे, मैनुअल करना चाहते हैं तो मैनुअल के एलिमेंट लगेंगे, जो अपन ने इस वीडियो में पहले समझ लिए। देन उसके बाद अपन ये प्रोडक्शन कितना करना चाहते हैं। जितना लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन करोगे उतनी आपकी कॉस्ट कम आती जाएगी, लेकिन सोचें कि उतना ऑर्डर है भी क्या हमारे पास। देन उसके बाद कॉम्बिनेशन, ए बी सी आप बनाना चाहते हैं 3 पॉइंट, या सी आपको कमा के नहीं दे रहा तो आप सी को बंद करना चाहते हैं, देन रिप्लेस करना चाहते हैं विद डी, या फिर केवल ए बी कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो उस केस पर ए बी सी तीनों का पहले क्लब चेक करें कि क्या नेट रिजल्ट निकल रहा है, देन सी को बंद करने के बाद या बी को बंद करने के बाद एज पर योर डिमांड जिसको भी आपको बंद करना है कि अब क्या प्रॉफिट निकलता है, देन डी को इंक्लूड करना चाहते हैं या जो भी नया प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, अब क्या कॉम्बिनेशन है, देन सेलेक्ट द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्शन। फिर अपना इंक्रीमेंटल रेवेन्यू या डिफरेंशियल रेवेन्यू या डिफरेंशियल कॉस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी अपन कितने प्रोडक्शन पर काम कर रहे हैं, नेक्स्ट ऑर्डर आएगा अपने पास तो अपन कितने प्रोडक्शन पर पहुंच जाएंगे, अभी कितनी कॉस्ट आ रही थी, उस ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद कितनी कॉस्ट आएगी, देन डिफरेंस कॉस्ट लगाकर एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑर्डर का जो एक टेंडर प्राइस है वो सप्लाई आप मार्केट में करेंगे, तो ही आपको बिजनेस सक्सेस लगेगा। आपने सुना होगा ना कि किसी कंपनी को कोई ऑर्डर मिल जाता है तो वो ऑर्डर ऐसे ही मिलता है, वो ऑर्डर प्राइस वो कोट करते हैं कि हमें ये ऑर्डर इतने में दे दीजिए, हम आपको सप्लाई कर देंगे। तो वो जो प्राइस वो कोट करते हैं वो उसकी करंट कॉस्ट नहीं होती है, वो करंट प्रोडक्शन लेवल पर उस ऑर्डर को अगर एक्सेप्ट करके बनाएंगे तो कितने में बनेगा उसका डिफरेंस इंक्लूड कर ही वो की जाती, क्योंकि करंट कॉस्ट तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगी, क्योंकि अभी आप कम प्रोडक्शन कर रहे थे, वो ऑर्डर आपको मिलेगा तो आप प्रोडक्शन का स्केल लार्ज करेंगे तो आपकी कॉस्ट कम आएगी। समझ गए बात को। और लास्ट टॉपिक था अपना बेटा प्रोडक्शन डिसीजन, बेस्ट और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज। कम क्वांटिटी में आपके पास मटेरियल है, उसमें आपको 2 या 3 या 4 प्रोडक्ट बनाने हैं, तो कौन सा बने कितना बने वो डिसीजन जो है वो ये था, मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर वो क्वेश्चंस तभी होंगे जब आप इस वीडियो को ढंग से 1 या 2 बार आप कम से कम इस वीडियो को ढंग से देखिए, समझिए क्या होता है। इसके बाद अपन इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट फर्दर वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको दोबारा सुनिए, दोबारा समझिएगा कि अपन ने कैसे एक एक टॉपिक को समझा है। कोई भी चैप्टर को करने का एक ही तरीका है, डायरेक्ट क्वेश्चन करने की ना कोशिश करें, ऐसा कभी नहीं होगा, किसी टीचर से भी नहीं होता था जब वो स्टूडेंट था। लेकिन अब पहले आप इसको समझें, बेसिक कंटेंट क्या अपना सीन है इस चैप्टर का, उसके बाद जाकर आप अब इसके नीचे जो लिंक में आपको नोट्स है वो पढ़ लीजिएगा, वो इससे रिलेटेड सारे हो गए। और देन उसके बाद जाकर अब जो अपन क्वेश्चंस करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। 2 या 3 4 5 वीडियो जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे उसमें अपन इसके समझेंगे। थैंक यू।